नमस्कार, आप सभी को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से। अमेरिका ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष होने की चेतावनी दी गई है। वहीं 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक में संकेत मिल गए हैं कि मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसी के साथ बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है। 2026 की शुरुआत होते ही पटना की सड़कों से ऐसे सियासी पोस्टर उठे जिन्होंने सत्ता के गलियारों में सवालों की बाढ़ ला दी है। और देखिए, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। और आखिर में डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल साल्वो लॉन्च किया है, जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी और युद्ध रणनीति में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी मानी जा रही है। इन सभी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्विट्जरलैंड के रिजॉर्ट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान हुआ ब्लास्ट, 40 लोगों के मारे जाने की खबर, 100 लोग हुए घायल, इनमें कई विदेशी नागरिक शामिल। भारतवंशी जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बने, कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली, न्यूयॉर्क के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ चौथे दिन भी प्रदर्शन रहा जारी, एक पुलिसकर्मी की हुई मौत, 13 हुए घायल, वहीं मुल्लाओं को जाना होगा के लगे नारे। नया साल के मौके पर 2 लाख लोगों ने अयोध्या से रामलला के दर्शन किए। मां वैष्णो देवी मंदिर में भीड़ बढ़ने पर रजिस्ट्रेशन हुए बंद, महाकाल मंदिर में 1 लाख भक्तों ने किए दर्शन। इंदौर में दूषित पानी से 14वीं मौत दर्ज की गई, 1400 लोग हुए इन्फेक्टेड, मृतकों के परिजनों ने चेक लेने से किया मना, मंत्री विजय वर्गीय पर भड़की महिलाएं। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले ने देश भर में सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। इनमें कुछ आतंकियों ने पर्यटकों से उनका धन पूछने के बाद उन्हें मार दिया, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। तुरंत इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के ठिकानों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और सीमा पर सैनिक सतर्कता बढ़ा दी गई। हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक सीएफआर ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी कि साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष की संभावना बनी हुई है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित सशस्त्र संघर्ष की चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट की माने तो इस संघर्ष की मुख्य वजह आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि और कश्मीर में तनाव हो सकता है। सीएफआर ने इसे टियर 2 प्राथमिकता में रखा है। इसका मतलब है कि स्थिति होने की संभावना काफी अधिक है, लेकिन इसका अमेरिकी हितों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। टियर 2 मामलों को इसलिए ध्यान में रखा जाता है क्योंकि ये उच्च संभावना वाले होते हैं, लेकिन उनके वैश्विक या अमेरिकी प्रभाव सीमित होते हैं। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर उग्रवादी हमलों की संभावना बढ़ रही है। अगर वहां संघर्ष शुरू होता है तो यह क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भारत पाकिस्तान के संबंधों पर भी असर हो सकता है। ये दिखाता है कि दक्षिण एशिया में तनाव केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। सीएफआर की रिपोर्ट में कुल 30 संभावित आकस्मिक परिदृश्यों का विश्लेषण किया गया है। इसमें भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हिंसा और आतंकवाद में वृद्धि जैसी स्थितियां शामिल हैं। रिपोर्ट में ये भी संकेत दिया गया है कि अगर कश्मीर में दमन और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हैं तो ये संघर्ष को और भड़का सकती है और इसी वजह से दक्षिण एशिया के देशों और वैश्विक ताकतों के लिए ये समय सावधान रहने और निगरानी बढ़ाने का है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा फिर से तेज हो गई है। 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक में इसके संकेत मिले। इस बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे और बैठक के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। माना जा रहा है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। वर्तमान में योगी कैबिनेट में 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम संख्या 60 हो सकती है। इसका मतलब है कि अब 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। मंत्री बनने की रेस में पश्चिम यूपी से 3 बड़े नेताओं के नाम चर्चा में हैं। इनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा बड़े गुर्जर नेता अशोक कटारिया का नाम भी आगे है। इस तरह मंत्री बनने के लिए राजनीतिक रेस लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा जा रहा है। नए चेहरों के चयन में क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक समीकरण
और संगठन में सक्रियता को अहम माना जा रहा है और इसीलिए ये देखा जा रहा है कि किन नेताओं को शामिल किया जाए और किनके विभाग बदले जाएं। कई विधायक और संगठन के पदाधिकारी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं होगा, इसमें सरकार के दूसरे चरण के नए लक्ष्य और विभागों का पुनर्गठन शामिल होगा। इसका मतलब है कि कुछ विभागों के काम और जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है और इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार के साथ भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी होने की संभावना है। संगठन से कुछ नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों की माने तो मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर गहन मंथन हुआ। जैसे ही दिल्ली हाई कमान से हरी झंडी मिलेगी, 1 महीने के भीतर नया मंत्रिमंडल और नई कार्यकारिणी गठित कर दी जाएगी। राजनीतिक गलियारों में लखनऊ से दिल्ली तक इस रेस को लेकर सियासी कयास और चर्चा तेज हो गई है। और वहीं नए साल 2026 की शुरुआत होते ही बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई। पटना की सड़कों पर कुछ ऐसे सियासी पोस्टर दिखने लगे जिन्होंने सत्ता के गलियारों में सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर सीएम नीतीश कुमार और उनके परिवार से जुड़े हैं। नीतीश कुमार को हमेशा परिवारवाद के विरोधी नेताओं में माना गया है, लेकिन अब उनके बेटे को लेकर राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है। 2026 की शुरुआत के साथ ही बिहार की राजनीति में अटकलों और चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है, क्योंकि पटना के प्रमुख चौक चौराहों पर लगे जेडीयू समर्थकों के बैनर और पोस्टर सियासी गलियारों में नई बहस को पैदा कर रहे हैं। इन बैनरों में सीएम नीतीश कुमार से खुली मांग की गई है कि वो अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाएं और पार्टी की अगली पीढ़ी का नेतृत्व सौंपें। बता दें, पोस्टरों पर लिखे नारे सीधे इशारा कर रहे हैं कि जेडीयू के अंदर एक वर्ग 2026 को नेतृत्व में बदलाव के साल के तौर पर देख रहा है। नव वर्ष की नई सौगात, नीतीश सेवक मांगे निशांत, चाचा जी के हाथों में सुरक्षित बिहार, अब पार्टी की अगली पीढ़ी का भविष्य संवारे निशांत कुमार। ऐसे नारों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल को और तेज कर दिया है। इन पोस्टरों ने इसलिए भी ज्यादा ध्यान खींचा है क्योंकि नीतीश कुमार की पहचान हमेशा परिवारवाद के विरोधी नेता के तौर पर की जाती है और वो कई बार सार्वजनिक मंचों से वंशवादी राजनीति पर सवाल भी उठाते आए हैं। ऐसे में उनके बेटे को राजनीति में लाने की ये मांग को महज इत्तेफाक नहीं माना जा रहा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये बैनर सिर्फ नए साल की शुभकामनाएं नहीं, बल्कि जेडीयू के अंदर चल रही अंदरूनी मंथन की एक साफ झलक है। वहीं गौर करने वाली बात ये भी है कि विधानसभा चुनाव 2025 के बाद से ही पार्टी के भविष्य और नेतृत्व को लेकर लगातार अटकलें बनी हुई हैं। हालांकि जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं खुद निशांत कुमार भी राजनीति में आने वाले सवालों से अब तक दूरी बनाए हुए हैं। वो सार्वजनिक तौर पर सिर्फ अपने पिता के कामकाज की सराहना करते ही नजर आए हैं, लेकिन नए साल के मौके पर लगे ये बैनर ये सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं कि क्या 2026 बिहार की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की आहट लेकर आया है। फिलहाल इतना साफ है कि पटना की सड़कों पर दिख रहे ये पोस्टर सियासत में अगली पीढ़ी को लेकर उठती तेज होती आवाज है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने आरएसएस की तारीफ की। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। लोग इसके मायने निकालने और बयानबाजी करने में लग गए। इस पूरे मामले में पहली बार दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई, लेकिन ये प्रतिक्रिया किसी बयान के रूप में नहीं बल्कि एक फिल्मी डायलॉग के जरिए आई। अब सवाल यह है कि जयवर्धन सिंह ने क्या कहा जिससे राजनीति का पारा फिर से हाई हो गया। इस रिपोर्ट में हम आपको इसका पूरा मामला बताएंगे। दरअसल दिग्विजय सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उन्होंने आरएसएस को लेकर अपनी राजनीतिक और वैचारिक राय रखी थी। इस तस्वीर में पीएम मोदी जमीन पर बैठे दिखाई देते हैं, जबकि उनके पीछे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने लिखा, ये प्रभावशाली है कि कैसे एक जमीनी स्वयंसेवक फर्श पर बैठकर देश का प्रधानमंत्री बना। पोस्ट सामने आते ही सियासी तापमान बढ़ गया। कई बीजेपी नेताओं ने दिग्विजय सिंह की तारीफ की तो वहीं कांग्रेस में असहजता और खींचतान देखने को मिली। वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जब राहुल गांधी की दिग्विजय सिंह से मुलाकात हुई तो उन्होंने मजाकिया लेकिन तंज भरे लहजे में कहा, आप अपना काम कर गए, आप बदमाशी कर गए। ये टिप्पणी दिग्विजय के पोस्ट से बनी असहज स्थिति की ओर इशारा मानी जा रही है।
वहीं अब तक चुप रहे जयवर्धन सिंह ने भी अपनी बात सामने रखी है। हालांकि उन्होंने कोई सीधा बयान नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो ने सियासी संदेश साफ कर दिया है। जयवर्धन सिंह ने जिस वीडियो को शेयर किया है उसमें फिल्म राजनीति का मशहूर डायलॉग सुनाई देता है, आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही कश्ती जिधर तूफान आया है। इस एक लाइन ने राजनीति के कई मायने निकाल दिए हैं। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि ये अपने पिता के समर्थन में खड़ा होने और विरोधियों को जवाब देने का प्रतीकात्मक तरीका है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ और मुखर नेता रहे हैं। आरएसएस को लेकर उनके बयान पहले भी राजनीतिक विवादों का कारण बनते रहे हैं। वहीं जयवर्धन सिंह की ये प्रतिक्रिया सीधे राजनीति से ज्यादा भावनात्मक और प्रतीकात्मक मानी जा रही है। आपको बता दें कि बढ़ते विवाद के बीच सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस संगठन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। बैठक के दौरान दूसरे वरिष्ठ नेताओं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें टोक भी दिया। बाद में दिग्विजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ संगठन की शक्ति की तारीफ की है। वहीं आपको बता दें कि जयवर्धन सिंह से पहले भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ और युवा नेता दिग्विजय सिंह के समर्थन में पोस्ट और बयान दे चुके हैं। इसी वजह से ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल साल्वो लॉन्च किया है। साल्वो लॉन्च का मतलब है कि एक साथ कई मिसाइलें दागी गईं, जैसे युद्ध में एक साथ कोऑर्डिनेटेड हमला किया जा रहा हो। ये परीक्षण भारत की रक्षा क्षमता और युद्ध रणनीति को और मजबूत बनाता है। अब भारत एक ही समय में कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम हो गया है। 3, 2, 1, now, 1. On +2, +3 and counting up. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल सैल्वो लॉन्च किया है, जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी और युद्ध रणनीति में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी मानी जा रही है। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल के सैल्वो लॉन्च का सफल परीक्षण किया। इसका मतलब क्या है? सैल्वो लॉन्च का मतलब होता है कि एक साथ मल्टीपल मिसाइल का एक कोऑर्डिनेटेड हमला जैसा परीक्षण। ये सफल परीक्षण ये दर्शाता है कि भारत अब बैटलफील्ड पर मल्टीपल टारगेट को एक साथ न्यूट्रलाइज करने की रणनीति में सक्षम है। प्रलय मिसाइल एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे क्विक स्ट्राइक कैपेबिलिटी और प्रिसाइज टारगेटिंग के लिए विकसित किया गया है। ये मिसाइल हाईली मैन्यूवरेबल और शॉर्ट रेंज बैटलफील्ड में बेहद प्रभावी माना जाता है। डीआरडीओ ने इसे सैल्वो लॉन्च के साथ ये साबित किया है कि भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी लगातार विकसित और विश्व स्तरीय हो रही है। इस परीक्षण से जुड़ी बड़ी खासियत ये है कि प्रलय मिसाइल ने प्लान्ड ट्रैजेक्टरी और एक्यूरेट इंपैक्ट जोन को पूरा किया, जिसे भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और भी मजबूत दिखती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे सैल्वो लॉन्च से भारत की डिटर्रेंस स्ट्रेटजी, बैटलफील्ड डोमिनेंस दोनों और सशक्त बनेंगी। ये लॉन्च क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भारत की मिलिट्री तकनीकी के क्षेत्र में बढ़ती क्षमता का संकेत है। ये कैपेबिलिटी मल्टी टारगेट स्ट्राइक ऑपरेशन के लिए आवश्यक मानी जा रही है और भविष्य में डिफेंस प्लानिंग में इसका अहम योगदान रहेगा। कुल मिलाकर डीआरडीओ का ये प्रलय मिसाइल सैल्वो लॉन्च भारत की रक्षा क्षमता का बड़ा प्रदर्शन है। स्ट्राइक प्रिसीजन और बैटलफील्ड स्ट्रेटजी के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। 3, 2, 1, now, 1. On +2, +3 and counting up. तो आज इस बुलेटिन अपडेट में इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।